हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के शिखर 2.0 अपलोडिंग एंड रीलोडिंग। तो भैया जैसे रीलोड होता है तो गजब से रीलोड होता है ना, मजा आ जाता है रीलोड होने पे। कभी बंदूक चलाई है यार, जो वो रीलोड था ना, ऐसे खट पीछे जो अपने शोल्डर देता है, बैठ जाता है शोल्डर एक बार के लिए, और जब वो जाके निशाने पे लगता है उसका मजा अलग होता है ना। तो सेम वे, ठीक है, तो ऐसा नहीं आप ट्राई करने लग जाओ, है ना, गोलियां मत चला देना खट करके, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं करना आप लोग को, है ना। तो बेसिकली जब रीलोड होता है तो दुगने गति के साथ, दुगने एंथुसियाज्म के साथ, और फिर कंटेंट में जो थोड़ा सा मसाला मिर्च लगा के आपके सामने परोसा जाता है उसका मजा लगाता है। मसाला मिर्च इन सेंस कि उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर जाता है आपके लिए, है ना। तो इंटरेस्टिंग करने की इसी बात पे हम आगे बढ़ेंगे आज। और बात क्या है? बात सिंपल सी है। हमारी बात चल रही थी भैया साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और हम बात कर रहे थे टेलर भैया को लेकर। फेवल भैया की बात कंप्लीट हो चुकी थी। हमने पिछली क्लास में टेलर भैया के बारे में पढ़ा था, भैया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर बात की थी, जहां पे हमने देखा था उनकी 3 बुक्स को। तो बुक्स जो थी, एक तो मेरे ख्याल शॉप मैनेजमेंट थी उनकी, है ना, दूसरी थी पीस रेट सिस्टम थी, और तीसरा कहीं ना कहीं साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को लेके थी। हमने कुछ डिस्कस भी किया था, 4 प्रिंसिपल्स जो फॉर्मुलेट किए टेलर भैया ने, उन बारे में आज थोड़ा डिस्कस कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 को लेकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 हमारे साथ चल रहा है। ये थोड़ा सा बदमाशी करता है बीच में, कोई बात नहीं, तो वापिस से हम बुला लेते हैं हम आगे इनको। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लेकर आज बात करेंगे, जहां पे हमने बात की थी हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड को लेकर, कॉर्पोरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म, रूल ऑफ थंब हटा दीजिए, साइंस को एप्लीकेबल कर दीजिए, साइंटिफिक डिसीजंस जो लेने हैं हमें साथ ही साथ में, और भैया सबकी क्या होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए सभी वर्कर्स की। तो चलिए एक एक को आज डिटेल्ड में बात करेंगे। तो पहला, टेलर फॉर्मुलेटेड 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे पहली बात की थी हमने साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो भैया आपकी इंट्यूशन को रखिए घूमने के लिए, यहां पे काम करेंगे साइंटिफिकली, ठीक है। देन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। और बेसिकली आज चौरसिया साहब की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। सेम वे थोड़ा सा अभी मौसम ऐसा चेंज हो गया है, तो मिस्टर एक्स की भी तबीयत थोड़ी सी खराब है। पर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप दोनों आज नहीं आओगे कोई बात नहीं, पर हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे तो उनके लिए जाना ही पड़ेगा। अगली क्लास में चौरसिया साहब जुड़ जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। तबीयत थोड़ी सी डाउन हो जाती है, दवाई वही दी है उनको, बढ़िया जुड़ जाएंगे। चलिए जी आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। कहना क्या चाहते हैं? टेलर साहब कह रहे हैं इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड in the organization should be based on scientific inquiry and not on intuitions, experience and hit and trial method। कोई भी जॉब, अगर कोई भी काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सभी काम किस बेसिस पे परफॉर्म होनी चाहिए? साइंटिफिक इंक्वायरी के बेसिस पे परफॉर्म होनी चाहिए। मतलब वो किस तरह से किया जाएगा, क्यों करना है, क्या जरूरत है, वो सब कुछ साइंटिफिकली जब उसका आंसर मिल जाएगा, फिजिबिलिटी चेक हो जाएगी और देखा जाएगा इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ही उस काम को एप्लीकेबल किया जाएगा। आपके इंट्यूशन जो है, आपके जो सिक्स सेंस है, बोलते हैं ना मेरा सिक्स सेंस या सिक्स सेंस बहुत तेज है, वो सिक्स सेंस को आप घर में रख के आइए। मुझे लग रहा है आज ये होगा, ठीक है, मुझे लग रहा है यार, मेरा आज मन कह रहा है पता नहीं कुछ और गड़बड़ होगी आज, या मेरे को लग रहा है आज जी घबरा रहा है मेरा। होता है नॉर्मली बोलने सुनने को मिलता है ना, मारवाड़ी में कैसे होता है, आज मुझे जी घबरा रही हो यार, कुछ गड़बड़ हो सके, हमारी आग फड़फड़ा रही है, दाहिनी आग फड़फड़ा रही है, बाईं आग फड़फड़ा रही है, मुझे नहीं पता लेफ्ट और राइट कौन सी पर बोलते हैं ऐसे, है ना। और दाहिनी और बाईनी तो मेरे को कतई समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा खुद का मसला लेफ्ट एंड राइट हमेशा गलत जाता है, ठीक है। मेरे दोस्त बोलते हैं लेफ्ट ले, मैं राइट में घुमा दूं गाड़ी को, तो इंडिकेटर सही देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर वही है। तो लेफ्ट राइट मेरा समझ नहीं आता, पर एक सिक्स सेंस बोलते हैं कि आज मेरी बाई आग फड़क रही है, मेरी दाई आग फड़क रही है, ठीक है। उसे बोलते हैं ना मेरे हाथ में खुजली चल रही है, आज कोई पिटेगा, आज कोई पैसा आएगा, वो सब सिक्स सेंस घर रख के आओ, ठीक है। जो भी डिसीजंस लोगे वो किस पे लोगे? साइंटिफिकली इंक्वायरी के बेसिस पे लिया जाएगा। Rule of thumb means dictatorship of manager whereas scientific decisions are based on cause and effect। तो rule of thumb basically होता क्या है? डिक्टेटरशिप ही तो है ना।
क्योंकि आपके इंट्यूशन ने कह दिया, आप उस तरह से काम करने लग गए। आपका पास्ट एक्सपीरियंस बोल रहा है आप उस तरह से काम करने लगे। अरे मेरे से बोल रहा है मैंने पास्ट में देखा है, ऐसे सफेदी थोड़ी कर ली बाल मैंने, मेरे भी थोड़े सफेद आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से कहते हैं ना, अरे धूप में सफेद किए के बाल मैंने, ठीक है, एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस को कई बार वो डायरेक्टली क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जमाना बदल गया है, सोच बदल गई, पढ़ने का तरीका बदल गया, काम करने का तरीका बदल गया है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिकली डिसाइड करना पड़ेगा कि ये चीज आपके लिए बेटर है या नहीं है। तो दैट्स व्हाई, तो यहाँ पे वो डिक्टेटरशिप होती है। फादर को देखा ना, फादर डिक्टेटरशिप करता है, ठीक है। आप उनसे कोई भी आज की नॉर्मल सिनेरियो जो आपको आज नॉर्मल लगता है, आपके फादर अपने फादर को नहीं लगता, ठीक है। सेम इन केस मेरे फादर को भी हर चीज नॉर्मल लगती है। बोलते हैं यार ये क्या चीज चल रही है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई जमाना थोड़ी तुम बदल गए, इतना बदल गया। आप उनको समझाने जाओगे, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे जमाने में ये होता था। भिड़े साहब देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हमारे जमाने में है, उसका जमाना जमाना था भाई। अब डेकेड्स आगे आ चुके हैं, नई जनरेशन आ चुकी है, 21st सेंचुरी है, ठीक है। दोनों को मिलकर चलना चाहिए। ये मेरा पर्सनल है, कल्चरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस आपका जो होता है या फिर आपकी जो इंट्यूशन, वो डिक्टेटरशिप के रूप में काम करती है, क्योंकि आप बोलते हो मैंने देखा है बहुत सी चीजें होती हुई, तुम इस तरह से करो, ये नहीं होगा, ठीक है। जबकि साइंटिफिक डिसीजन होता है बेटा, कॉज एंड इफेक्ट होता है। ये कारण, ये करने से इसका इफेक्ट क्या आएगा। अभी आप ये डिसीजन लोगे, इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा, इससे एट द एंड आपका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। सो देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट। अगर वो इफेक्ट पॉजिटिव है, वो आपके बेटरमेंट के लिए, तो वो चीज करनी चाहिए, और अगर उसका नेगेटिव इफेक्ट आया तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलिए जी, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए जॉब इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजर पास्ट एक्सपीरियंस। अरे इस तरह का काम तो यार पिछली फैक्ट्री में हम करा करते थे, वहां पे मैंने देखा ये 15 मिनट में हो जाता है, तो आपने 15 मिनट स्टैंडर्ड टाइम कर दिया। उस समय क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या नहीं थी, आज कितना कॉम्प्लेक्शन हो गया है, उसमें कितनी ज्यादा स्किलफुल रिक्वायरमेंट है, आजकल डिजाइन पे कितना ध्यान देते हैं, ठीक है, हाइजीन पे कितना ध्यान देते हैं। तो पहले के जमाने के आपने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया, उस टाइम पे इतना होता, आज उससे क्या पता कम लग रहा हो, ज्यादा लग रहा हो, यू कांट मेक श्योर। तो आपको हर चीज जो है टाइम स्टडी के हिसाब से क्या करनी चाहिए, परफॉर्म करनी चाहिए। टाइम स्टडी को आप एनालाइज कीजिए। भाई स्टॉप वॉच होता है ना, कि काम करने के लिए कितना टाइम लगता है, स्टॉप वॉच चालू कर दीजिए। अच्छा कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो एक पे ही नहीं, ऐसे बहुत सारे वर्कर्स पे, इसमें आपका सबसे जो क्या बोलते हैं लेजी वर्कर है उसका भी लेना चाहिए, जो सबसे अच्छा वर्कर है जो बहुत जल्दी काम करता है उसका भी टाइम स्पीड लेना चाहिए, और जो एवरेज वर्कर है उसका भी टाइम स्पीड लेना चाहिए। तो बेसिकली एवरेज वर्कर का टाइम स्पीड ज्यादा बेटर होता है इन कंपैरिजन टू, ना तो लेजी वाला लीजिए ना ही बहुत ज्यादा जो स्किलफुल उसका लीजिए। तो हर एक चीज का जो होता है बेटा, तो टेलर बोला कि ये गलत है भैया। स्टैंडर्ड टाइम शुड बी डन ओनली आफ्टर परफॉर्मिंग टाइम स्टडी एंड देन ओनली टारगेट शुड बी सेट। तो आपने पहले के हिसाब से देख लिया भैया 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट के हिसाब से 8 घंटे में इतने आपके आउटपुट होना चाहिए, आपने ये बोल दिया, ठीक है। पर ये पास्ट एक्सपीरियंस था। जब आपने टाइम स्टडी किया तो पता लगा नहीं भैया इस काम को करने में 20 मिनट लगते हैं, थोड़ा सा ज्यादा इसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, हाइजीन फैक्टर वगैरह सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। 20 मिनट हो गई है, तो अब 20 मिनट के हिसाब से आधे घंटे में आउटपुट ज्यादा है, कम आएगा, कम आएगा ना बेटा। तो पहले आप 15 मिनट के हिसाब से कर रहे थे तो आउटपुट ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना वर्कर बना नहीं पा रहा था, तो कहीं ना कहीं आप वर्कर्स पे चिल्ला रहे जा कि नहीं इतने देर में तो हो जाना चाहिए, इतनी देर में हो जाना चाहिए। ये नहीं होता। तो उसको क्या करना चाहिए, साइंस को आप प्रायोरिटी पे रखिए और रूल ऑफ थंब को आप घर भेज दीजिए, आपके इंट्यूशन को घर भेज दीजिए, आपके पास्ट एक्सपीरियंस को घर भेज दीजिए। जब भी नई जगह जाते हैं तो उस चीज को, उस एनवायरनमेंट को समझिए, वहां का एनवायरनमेंट क्या है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां का उनका मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद वो टाइम स्टडी को डेवलप करने के बाद फिर आप टारगेट को सेट कीजिए। फिर आप कहीं ना कहीं बात रख सकते हो वर्कर्स के सामने, भैया देखिए आपके सामने ये चीजें हुई थी, आपने भी इस पे एग्री किया था और इस सब पे आपने देखा था कि हाँ भैया इतना टाइम मिनिमम लगता है, ठीक है। तो उस टाइम को हमने डिसाइड किया था। अब अगर आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको कहीं ना कहीं क्या करना है, रिजॉल्व करना है, सही करना है और आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। तो बेसिकली बोलना क्या चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं भैया कोई भी काम हो ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस बेस पे होना, साइंटिफिक इंक्वायरी के बेसिस पे होना चाहिए, आपके इंट्यूशन पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में, चले आगे, चलिए जी। तो यहां पे जैसे कि अब ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये इंट्यूशन था, भाई गुस्सा आ गया, भाई को बोला कि मेरे को जाना है वहां पे, और यहां पे नोट काटी बाहुबली वाला, ये देखिए ये पॉसिबल है क्या?
पॉसिबल है? नहीं है यार। बाहुबली मूवी मुझे बहुत पसंद है, बहुत, मैं मतलब जेन्युइन मतलब फैन हूँ उस बंदे का, प्रभास का। और ऐसे राजा मौली थे शायद डायरेक्टर, उन्होंने क्या तगड़ी मूवी बनाई। पर कुछ सीन थे जहां मेरे को लगा नहीं यार पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो बने हुए ये लकड़ी के जो पेड़ उन्होंने खींचा पहले नीचे, फिर पेड़ के साइड में उन्होंने वो जो भी कील वगैरह लगाई उन्होंने जो लगाया, अब क्या काम वो उस पे खड़े हो तो समझ में आता है। आप तो पेड़ पे खड़े हो भैया, वो पेड़ अगर मारेगा यहाँ से, इसने काट दिया, ठीक है, कटप्पा साहब ने काट तो दिया, अब यही मुंह के बल पड़ जाते हैं यार, कहाँ दूर जाते। और ऊपर कूद भी रहे हो यार, यहाँ तक ब्लॉक करके फिर आप देख रहे हो भैया तीर नहीं लगे मुझे, और फिर वहां जाके आप पाँव के बल खड़े हो रहे हो, पॉसिबल है क्या? तो ये इंट्यूशन के बेसिस पे चलेगा यार, इंट्यूशन के बेसिस पे नहीं जाना, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा इसमें आज थोड़ी क्रिएटिविटी लगाई मैंने आप लोग के लिए। चलिए जी अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है हमसे? अगला बोल रहा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या बोला जाता है? जैसे मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, हमने रिवाइज किया, थोड़ा सा ब्रीफ लिया था कि भैया आपको कहीं ना कहीं साथ मिलकर काम करना जरूरी है, ठीक है ना। दो ग्रुप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक ग्रुप होता है मैनेजमेंट जो रहता है भैया यूं चोड़ में प्लानिंग वाला, दूसरा ग्रुप होता है वर्कर जो भी चोड़ में यूं हम काम करने वाले। तो दोनों के जब ये बैक साइड मिल जाती है ना तो थोड़ा इगोइस्टिक हो जाता है। बैक साइड नहीं मिलनी, यहाँ पे हाथ मिलाना है, एक साथ मिलके काम करना है, कंधे पे कंधे हाथ रख के काम करना है। तो बेसिकली बोलना क्या चाहते हैं? एज पर दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी, दैट इज विथ म्यूचुअल गिव एंड टेक, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो इन रिटर्न मैनेजमेंट कुछ करे, मैनेजमेंट आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो इन रिटर्न वर्कर कुछ मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करे। मतलब गिव एंड टेक है, एक हाथ ले एक हाथ दे वाला सीन है भैया, ठीक है। लेते रहो दोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है, बात समझ में आ गई। सो दैट्स व्हाई इट सेज प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर। भाई आप चाहे दोस्ती में बोलते हैं ना, भाई आप कब तक एक दोस्त की सिर्फ मदद करते रहोगे, सामने जब आपको कभी रिक्वायरमेंट हो और आपने मदद मांगी उसने मना कर दिया तो अगली बार आप मदद करोगे? नहीं करोगे। बोले कोई बात नहीं, कहावत है एक हमारे मारवाड़ी में, हांडी एक बार ही चढ़ती है। मतलब एक बार ही आप धोखा खाओगे, दूसरी बार आप बोलोगे भैया एक काम कर अब तू भी निकल, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ग्रुप वर्क एज ए राइवल्स ऑफ ईच अदर। प्रॉब्लम क्या है कि दोनों एक दूसरे के राइवल्स के रूप में काम करते हैं। क्यों करते हैं भैया? प्रॉब्लम ये है कि वर्कर्स को लगता है कि उनको भैया पे कम किया जा रहा है, कम दे रहे हो, और काम बहुत ज्यादा कराया जा रहा है। हर वर्कर के साथ, हर एम्प्लॉय के साथ होता है, इतना काम करता हूँ यार, सैलरी इतनी सी मिलती है, आते खत्म हो जाती है, सुबह 10-10 घंटे का, दिन में 10-10 घंटे काम करता हूँ, ओवर टाइम भी कर रहा हूँ, तो दे फील less paid and overburdened with their work. Same way मैनेजमेंट को लगता है that the workers are good for nothing। और वर्कर्स क्या है? हम तो इसको उनको फ्री फोकट में खिला रहे हैं, हम तुम्हें पाल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट की सोच होती है कि तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे, तुम आगे टाइम पास करते हो, कुर्सी तोड़ते हो, तुम्हारा कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आ रही, तुम्हारी क्रिएटिविटी निकल के नहीं आ रही, XYZ वाली सीन पे। तो इन्होंने बोला ये जो माथाफोड़ी है ना 3 पॉइंट की, इसको खत्म कैसे करोगे? मेंटल रिवॉल्यूशन लेकर आ जाओ भैया। मेंटल रिवोल्यूशन कैसे लेकर आओगे? कंप्लीट चेंज इन एटीट्यूड फॉर ईच अदर एंड वर्क विथ हार्मनी। सब अपने एटीट्यूड में चेंजेस लेकर आ जाओ। ऐसा मत सोचिए कि मैनेजमेंट सोचे हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है, वर्कर सोचे हम करेंगे तो तुम्हारा काम होगा वरना नहीं होगा। कहीं मैनेजमेंट सोचे कि कोई बात तुम नहीं करोगे दूसरे कर लेंगे, वर्कर सोचे तुम नहीं रखोगे दूसरे रख लेंगे। तो जब ये दूसरे वाले ऑप्शन ओपन हो जाते हैं ना, तू नहीं रखेगा तो दूसरा रख लेगा। दुनिया में नौकरी कमी है क्या? मैनेजमेंट तू नहीं रखेगा तो कोई बात नहीं, कोई दुनिया में और कोई काम करने वाले मिलेंगे नहीं क्या? तो जब आप दूसरे ऑप्शंस पे चले जाते हो तो प्रेजेंट ऑप्शन की अहमियत खत्म कर देते हो। तो यहां बोले भैया मेंटल रेगुलेशन लेकर आओ, कंप्लीट चेंज इन एटीट्यूड, दोनों हाथ से हाथ मिला के, कंधे पे कंधे पे, मतलब कंधे से कंधा मिला के, हाथ पे हाथ मिला के चलिए आगे। जब दोनों इस तरह से चलेंगे तो मेंटल रिवोल्यूशन होगा। ठीक है, वो गाना भी है ना, कौन सी मूवी गाना? जब कंधे से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, शायद लक्ष्य मूवी का गाना है ना शायद।
आई डोंट नो, पर ऐसे पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया मुझे। तो अगेन द सेम थिंग बेटा, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, साथ में मिलकर काम करें। ये मत सोचिए कि मैं ही हूँ जो हूँ, हम ही कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। तो दोनों को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक दैट कि वर्कर को लगता है मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, मैनेजमेंट लगता है भैया तुम कोई काम करते नहीं हो। जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक मेंटल रिवोल्यूशन लेकर आएंगे, एटीट्यूड में चेंज करेंगे, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो उससे फायदा किसको मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। फायदा मिलेगा तो ऑब्वियसली जब ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलेगा तो इन रिटर्न किसको फायदा मिलेगा? वर्कर्स को मिलेगा, एम्प्लॉइज को मिलेगा, उनकी सैलरी बढ़ेगी जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाएगी। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज बगल ही बात है ना, जब कॉर्पोरेट के लिए तो इसका मतलब कि वो काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को पे कर रही है, बात खत्म, सिंपल सा लॉजिक है। ऑर्गेनाइजेशन कमाएगी तो ज्यादा पे करेगी। तो सिंपल वे में यह बोल रहा है कि अब क्या होना चाहिए? हार्मनी होनी चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पे ईगोइस्टिक हो जाना, वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए जी। तो यहाँ पे जैसे ये हम साथ साथ हैं, देखिए ना मूवी, है ना, तो ये वाला सीन, तो यहाँ पे हमें को मिला नहीं, पर मैंने बोला ये थोड़ा कनेक्ट कर सकता है इसको बढ़िया से कि सब एक दूसरे से, हाँ भैया जब कितनी लड़ाई होगी एट दी एंड हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। सब साथ में जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे का विश्वास करते हैं, सब एक दूसरे के साथ आगे मिलके चलेंगे, तो फायदा किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ फैमिली है, पर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए फैमिली ओनली। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? चले आगे, चलिए जी। तीसरा जो बोलता है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वो क्या बोलता है? कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब साथ मिलके काम करो, अकेला मत सोचो कि हम सब कुछ कर लेंगे, ना हो पाएगा भैया। ठीक है? एज पर दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड इन कोऑपरेशन विथ ईच अदर विथ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर। सेम कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला हार्मनी डॉट डिस्कॉर्ड के अंदर कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, गिव एंड टेक होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, इसी तरह से काम होना चाहिए। अगला क्या बोल रहा है? देखिए इसमें लिखा हुआ, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जो प्रिंसिपल है उसी का एक्सटेंशन है, उसी का नया वर्जन मान लीजिए, थोड़ा सा अपग्रेड करके बता दिया गया, दैट इज कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। Management must take care of the workers or must take the workers in confidence before setting up the standard task for them। अगर कोई भी काम उनको दे रहे हो, कोई भी टारगेट उनको दे रहे हो, कोई चीज अचीव करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको वर्कर्स को साथ में पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि हम ये सोच रहे हैं कि अपन कर पाएंगे क्या। अगर वर्कर्स बोलते हैं हाँ हम कर पाएंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस आपके साथ है। जब उनका कॉन्फिडेंस आपके साथ है तो ऑब्वियसली वो आप फिर क्या कर सकते हो? टारगेट को अचीव करने के लिए या उसको अप्लाई करने के लिए बोल सकते हो। ऐसा वो नहीं होना चाहिए, ऑटोक्रेटिक वाला सीन नहीं होना चाहिए ना कि तुम्हें करके दिखाना है, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। नहीं भैया, पहले हम ये सोच रहे हैं, फिर आप वर्कर से पूछिए क्या ये चीज हासिल हो सकती है इन कम समय में, इतने टाइम में हम क्या इसको अचीव कर सकते हैं, टारगेट फुलफिल हो सकता है। वर्कर्स के सुझाव को लीजिए, बोले सर अब तो नहीं कर पाएंगे, पर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हमारी इस तरह का काम बन जाए। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, फिजिबिलिटी हो सकती है, चेक करना पड़ेगा, क्राइटेरिया बहुत सारे ओपन हो सकते हैं। तो उनको जब कॉन्फिडेंस में लेके बात कोई डिसीजन लोगे ना बेटा, तो फायदा आपको ही मिलेगा। ठीक है? चलिए जी, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट शुड वेलकम द गुड सजेशन ऑफ द एम्प्लॉइज एंड शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशन। तो साथ ही साथ जब हम कॉन्फिडेंस में ले रहे हो, मतलब आप क्या करो, डिस्कशन कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो उनके साथ, तो उनके कुछ सजेशंस भी होंगे। ठीक, कई बार हो सकता है ना कि यार बात उसमें नहीं बोल पाया, बाद में आके बोल रहे हैं सर उस काम को हम इस तरह से भी कंप्लीट कर सकते हैं, और आप बोलते हैं यार बात तो सही बोली, इससे ज्यादा आसानी में काम कंप्लीट हो जाएगा, कम टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा, या फिर हम ऑन द टाइम काम कंप्लीट कर देंगे। तो सजेशन अगर उसको भी वेलकम होना चाहिए कि हाँ भाई आप खुले हो, आपको बात बोलनी है तो आप अपनी बात बता सकते हो, और अगर अच्छी लगती है तो आप उसके लिए उसको रिवॉर्ड भी देना चाहिए। अगर रिवॉर्ड नहीं दोगे ना तो एक कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है बेटा। फिर क्या होगा, उसके जो वो था सजेशन, वो तो आपने एप्लीकेबल कर दिया, वो तो आपने अप्लाई कर दिया, पर उसके लिए उसको ना तो कोई शाबाशी मिली, ना उसकी तारीफ हुई, तो अगली बार क्या उसके दिमाग में अच्छा आइडिया भी आएगा ना, तो वो बताएगा नहीं। कौन बताएगा तेरे को? मैं और बताऊंगा, पागल हूँ, पिछली बार बताया था, सारा क्रेडिट खुद लेके चले गए थे, ना मेरे को कोई एप्रिशिएशन मिला। तो अगली बार उसके पास अच्छा आइडिया भी आएगा ना, आप पूछ नहीं जाओगे यार पिछली बार तुमने आइडिया था, इस बार कोई आइडिया आएगा, बोलेगा नहीं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस बार, तो मेरे को आप देख लीजिए, थोड़ा सा मेरे समझ में पल्ले नहीं पड़ रहा है, होगा उसके पास, पर वो नहीं आपको देगा। फिर क्लियर है? वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक द अनरीजनेबल डिमांड। तो ऑब्वियसली जब मैनेजमेंट ये चीजें कर रहा है, क्या कर रहा है मैनेजमेंट, वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में ले रहा है, पहले कोई काम सेटअप करने के लिए टारगेट देने से पहले उनसे बातचीत कर रहा है, साथ ही साथ उनके सजेशन को सुन रहा है। अगर मैनेजमेंट ये कर रहा है तो वर्कर्स को भी स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। फिर
है ना। वर्कर्स को स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए, अनरीजनेबल डिमांड के लिए तो करते ही नहीं कि अब मैं पहले सैलरी 1000 थी अब 2000 4000 कर दो अचानक से, आगे 1 महीना ही नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है ना। अनरीजनेबल, कोई रीजनेबल डिमांड है, ऑब्वियसली बात है, अगर मैनेजमेंट आपकी नहीं सुन रहा तो फिर आप स्ट्राइक पे जाइए, कोई बात नहीं। पर अगर आपकी मैनेजमेंट सारी बातें सुन रहा है, उस पर एप्लीकेबल करने के लिए भी तैयार है, कुछ टाइम लग रहा है, तो आपको भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, वर्कर्स को भी। वो सडनली जाके स्ट्राइक करोगे तो फिर क्या होगा, मैनेजमेंट बोलेगा ठीक है कर ले जो करना है, फिर अगेन वही वाली बात, मेंटल रिवोल्यूशन नहीं होगा, फिर इगोइस्टिक हो जाएंगे, राइवलरी क्रिएट हो जाएगी, है ना। समझ में आ गई बात। चलिए जी आगे कहना चाहता है, देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। होगा ना तभी तो होगा। अरे यार वो भी तो काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट वाले भी कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, ऐसा आता है सारा काम तो हम ही कर रहे हैं, मैनेजमेंट करते हैं क्या, दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं, एसी की हवा खाते हैं, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सारे डिसीजन हम ले रहे हैं, सारी बर्डन हम पे डाल रखा है, सब कुछ हमारे माथे थोप रखा है। तो इक्वल अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वही वाली बात है, हम साथ साथ हैं वाला सीन जो है, तो अगर सब इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलेंगे तो साथ आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, ऑल द डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद द वर्कर। जितना आपका ऑफिस आवर होता है साथ रहिए तब तक। ऐसे नहीं कि आप टॉप लेवल के अंदर बैठे हो, मैं तो आऊंगा भैया, आप 9 बजे ऑफिस चालू होता है, आप आते हो 12 बजे, ठीक है, जब इच्छा हो तब चल जाते हो, तो उससे फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना। तो जब तक वर्कर्स हैं तब तक आपको भी रहना चाहिए, साइड बाय साइड उनके साथ काम करते रहना चाहिए। कई बार होता है लंच ब्रेक हो तो लंच ब्रेक में बातचीत भी कर ली, तो उससे कहीं ना कहीं वर्कर्स का जो कंपनी के प्रति जो क्या बोलते थोड़ी सी भी अगर नेगेटिविटी होगी वो खत्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, लॉयल्टी आ जाएगी और वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। Example, while assigning a job to worker, if the management asks them about their interest and then only work is assigned, it will result to more effectiveness। तो वाली बात है, साइंटिफिक डिसीजन भी तो लिया गया यहाँ पे कि किसी बंदे को जो हायर कर रहे हो, उसको काम दिया जा रहा है, तो उसे पूछ भी तो लो भैया उस काम में वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो फिर वो एफिशिएंसी आनी ही नहीं है, रिसोर्सेज वेस्ट ही होने। तो भैया टेलर भैया यही तो बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होना चाहिए और एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इंक्रीज होना चाहिए। तो यहीं पे बोला कि अगर वर्कर से पूछ ले भाई तेको ये काम में इंटरेस्ट है क्या, तो फिर जाके अगर उसको इंटरेस्ट है वो काम दो, तो वो ज्यादा बेटर वे के अंदर कंपनी के लिए करके दिखा सकता है। सेम एग्जांपल हम बात करते हैं, जापान में जितने भी फैक्ट्रीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन वहां पे जो वर्कर्स हैं, अगर उनको कोई बात अपनी मनवानी है, पहली बात तो मैनेजमेंट वहां की बहुत अच्छा है, वर्कर्स की सारी बात ध्यान रखते हैं। पर अगर मान लीजिए फिर भी कोई हो जाती प्रॉब्लम, वर्कर्स अगर उनके अगेंस्ट जाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, वो स्ट्राइक नहीं करते हैं, वो ब्लैक जो है रिबन या जो होता है बैंड यहाँ पे बांध लेते हैं और काम करते हैं, और ज्यादा अच्छी तरह काम करते हैं, 8 घंटे की जगह 10 घंटा काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो सिंपैथी है वो मैनेजमेंट की ले लेते हैं, मैनेजर्स की ले लेते हैं, भैया यार इतना काम कर रहे हैं इनके लिए इतना तो हम कर सकते हैं, तो वो होता है, ठीक है। तो स्ट्राइक करने के भी या अपनी बात मनवाने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे अब अगला लास्ट जो बचता है हमारा आज चौथा वाला, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था, इस क्लास के लिए स्पेशली मैं कुछ आपके लिए इस पॉइंट को समझाने के लिए स्पेशली मैंने बाहुबली से 2 क्लिप्स निकाली है ना, और उन क्लिप्स को हम देखेंगे। पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, वर्कर की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करेगा बेटा, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और साथ ही साथ सिलेक्शन। पहली बात तो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस काम को करने के लिए, फिर उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें मिल जाएगी, कंबाइन होगी, तो ज्यादा बेटर वे में काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कर पाएगा। ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कर पाएगा। ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेके आएगा नहीं लेके आएगा, लेकर आएगा। तो यहाँ पे बोला कि पहली बात उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग कब होगी, जब प्रॉपर सिलेक्शन होगा। टेलर इंसिस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉइज। तो जब आप सेलेक्ट कर रहे हो किसी एम्प्लॉइज को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए किस तरह का बंदा चाहिए आपको, किस तरह के जॉब उससे कंप्लीट करवाना है, उसके अंदर वो स्किल्स है या नहीं, उसके अंदर वो क्वालिफिकेशन, उसके अंदर वो नॉलेज है या नहीं, जिस जॉब के लिए आप उसे असाइन करना चाहते हो या हायर करना चाहते हो जिस भी पोजीशन के लिए। सेकंड, आफ्टर सेलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन है, भैया मैं अकाउंटिंग अच्छा करता हूँ, मेरे को अकाउंटिंग रिलेटेड काम दो ना। फिर अब मुझे मार्केटिंग दे दोगे अकाउंटिंग का काम की जगह, तो फिर मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, बैठा रहूंगा, टाइम पास करके और आ जाऊंगा। ठीक है। थर्ड, एम्प्लॉय मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज। ऑब्वियस बात है, टाइम टू टाइम अगर एम्प्लॉयज को भेजते रहोगे, उनको ट्रेनिंग करवाते रहोगे, डेवलपमेंट कराते रहोगे, तो उनका नॉलेज अपग्रेड होगा। नॉलेज अपग्रेड होगा तो फायदा इन रिटर्न किसको मिलेगा बेटा, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे होंडा है ना, रिलायंस वगैरह ये कंपनीज है,
तो बाहर दूसरे देशों में भेजते, दूसरी कंपनीज में इनको इंटर्नशिप करवाते, ट्रेनिंग दिलाते थे, वहां से कुछ सीख कर आए ये, ठीक है, वहां से सीख के आते हैं, फिर इंडिया में आके उस चीज को अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट होना चाहिए। टाइम टू टाइम डेवलपमेंट होगा तो फायदा किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है या नहीं है ना। चलिए जी, तो अब बारी है उस क्लिप को देखने की। तो एक एक क्लिप को देखते समझते हैं। ये याद है क्या करा, ये ट्रेंड किया उसको, ठीक है। कैसे पता लगा ट्रेंड किया भैया, जब आपने स्टार्टिंग मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा ना, वो एक तीर मार रही थी तो बढ़िया निशाना जा रहा था, पर जो 3 तीर की कोशिश कर रही थी तो नहीं जा रहा था। तो बाहुबली साहब को ये समझ में आ गया था, हमारे अमरिंदर बाहुबली है ना, अमरिंदर बाहुबली को समझ में आ गया था नॉलेज तो है पर क्या रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उन्होंने सही टाइम पे ट्रेनिंग दे दी और लास्ट में क्या बोलते हैं, तेजा। तो मेरे को पहले वाले सब तो याद नहीं है, वंदे मुखम एंड युद्ध करके, एंड देन लास्ट में तेजा, पर प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट थी, वो मिलते ही इन्होंने, फिर इन्होंने भी 3-3 तीर चलाना चालू कर दिया। चलिए जी, अगला ये देखा आपने, ये कुमार वर्मा, जिनसे क्या बोलते हैं, वो जब वो सुअर मारने जा रहे तब इनसे एक भी सुअर नहीं मर रहा था, बड़े डरपोक से थे। जब फर्स्ट टाइम इनका इंट्रोडक्शन होता है तो ऊपर बैठ जाते हैं, सबको बोले 4 जने मेरे नीचे खड़े हो जाइए, ताकत थी इनमें, पर उसको कोई निकाल नहीं पाया। तो जो फाइट सीन था उससे पहले जैसा कि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सत्रिय वत्रिय कुछ बोलते हैं, एंड देन के अंदर जोश बढ़ जाता है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो टैलेंट दिखा। कैसे दिखा, जब वो मूवी जब फाइट सीन था उससे पहले जब ये लात मारते बाहुबली को, तो बोले जब तुमने लात मारते मुझे समझ आ गया भाई तुम्हें ताकत तो है, बस कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। तो वो ट्रेनिंग थोड़ी सी दे दी कॉन्फिडेंस वाली, और देखो फिर बाद में इन्होंने उठा उठा के पट गए लोगों को। तो ये था आपकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी निकालने का तरीका। सो ये और ये कैसा रही क्लिप, कैसा रहा ये क्लिप, कैसी रही, मेरे को लगा बड़ा शानदार रहा होगा। तो इस बारे में थोड़ा सा कमेंट कर देना क्लास के एंड के अंदर। तब तक फिर अगले क्लास में फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करनी है हमें और इस चैप्टर को खत्म करना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब बखैर।